जल है तो कल है, जल जीवन का आधार, जल सोना है, इसे न खोना है। ये और इस जैसे न जाने कितने सार्थक संदेश हम जल संरक्षण को लेकर अक्सर सुनते रहते हैं। हम इनकी सार्थकता महसूस भी करते हैं, हमें इनकी समझ भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी जल संरक्षण के कारगर तरीकों से अपने आप को दूर रख ही लेते हैं। जल संरक्षण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की एक साझी जिम्मेदारी है और इसीलिए आगाज किया गया 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन क्या है, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आप और हम इसमें अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री रमेश गोयल जी, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद जल संरक्षण के साथ अपना नाता जोड़ा और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 में इन्हें नवाजा गया वाटर हीरो के अवार्ड से, साथ ही साथ घोषित किया गया जल रक्षक। रमेश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आज की इस चर्चा का आगाज करते हैं और जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वास्तव में जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। लोग इसे लोकोक्ति के रूप में लेते हैं, जबकि ये जीवन की वास्तविकता है। बढ़ती जनसंख्या और विकास के नाम पर जल की खपत बढ़ती जा रही है और उपलब्धि घटती जा रही है। वास्तव में प्रदूषण के कारण तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अतिवर्षा होती है या कम वर्षा होती है। जब अतिवर्षा होती है तो वो पानी बाढ़ का रूप धारण करके विनाश के रूप में आगे जाता रहता है, और जब कम वर्षा होती है तो नदियों में जल कम होता है। नदियों में जब जल कम होता है तो भूजल दोहन बढ़ता है। भूजल दोहन, लोग ये समझते हैं कि पाताल में तो अथाह पानी है, और निश्चित रूप से अथाह पानी था, लेकिन इतना दोहन हमने कर लिया कि पूरे देश के जो जल ब्लॉक हैं 5723, उनके आधे से ज़्यादा डार्क जोन में जा चुके हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पानी की बहुलता रही है नदियों के कारण, वहां भी लगभग आधे जल ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। लोग जहाँ जहाँ जैसी सुविधा होती है उसका सदुपयोग करने के बजाय उसका बर्बादी बहुत करते हैं, और पानी को बर्बाद करने के कारण ये कमी बढ़ती जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऐसे और अनेक प्रांत हैं जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं कि पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है, और हमारी माताएं बहनें कई कई मील से पीने का पानी ढोती रही हैं, आज भी ढोती हैं। मतलब कहने का यही हुआ कि जो हमें वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है, हम उसका सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं और भूजल जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जल की उपलब्धता कम होने के कारण इस राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की आवश्यकता महसूस की गई। जी, वो जल की पूर्ति हो, इस मिशन के पीछे भाव है कि हमारी माताएं बहनें जो इतनी दूर से पानी लाती हैं उन्हें सुविधा दी जाए, और घर में हर घर नल, हर घर जल, इसका मूल उद्देश्य है। और 19 करोड़ 18,78,586 गांव परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनके घर में नल लगना है। 2019 में घोषित इस योजना का 2024 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम इन परिवारों के घरों में नल द्वारा जल पहुंचा दें, और 11 अप्रैल 2021 यानी आज से 3 दिन पहले तक 7,32,86,370 घरों में नल लग चुके हैं।
मतलब कहीं ना कहीं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उसको हमने पाना भी शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये लक्ष्य जो है थोड़ा सा पीछे है जितना हम वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड ठीक है और सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। इसका एक सिस्टम बना है, राष्ट्रीय स्तर पे कार्य हो रहा है, हर प्रांत के जुम्मे इसको आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग की जा रही है, केंद्र फंडिंग कर रहा है, और उसके बाद जिला स्तर पे समितियां बनी हैं, और उसके बाद पानी समिति के नाम से गाँव में समितियां बनी हैं जो इसको कार्य रूप देने में लगे हुए हैं। और जिस गांव में हर घर में नल पहुंच गया उसे केंद्र सरकार की ओर से 50,000 रुपया पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से इस बात पे जागरूक है कि हमारा ये लक्ष्य पूरा हो, लोगों को सुविधाएं मिले। अब देखिए, जब हमारी माताएं बहनें वो पानी जो ढोती हैं उसमें जितना उनका समय लगता है, मान लो 2 किलोमीटर से लाए, 4 किलोमीटर से लाए, तो उस समय को जब बचेगा, उनकी जो क्षमता बचेगी, उनका जो ऊर्जा बचेगी, उसका कहीं और उपयोग किया जा सकेगा। बिल्कुल, वो महिलाएं कहीं काम कर सकेंगी, रोजगार के लिए उपलब्ध रहेंगी, हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए स्कूल जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में जो बच्चियां हैं उनका आधा दिन तो केवल पानी इकट्ठा करने में ही बीत रहा है। बिल्कुल, वो शिक्षा भी बढ़ेगी और हमारी वो जो माताएं बहनें उस काम में अपना समय लगाती हैं और ऊर्जा लगाती हैं, वो किसी और रचनात्मक काम में लगा पाएंगी, तो उससे देश का विकास बढ़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उससे भी देश का विकास बढ़ेगा। बिल्कुल। तो गोयल जी, इसमें एक बात का भी आपने जिक्र किया था कि कैच द रेन, वर्षा को पकड़ो, ये क्या है? वास्तव में जितनी वर्षा हो रही है उसका मात्र 8% जल भूमिगत किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है। तो वो पानी जो है वो किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, उसका कोई उत्पादन नहीं हो सकता, केवल और केवल वर्षा जल ही उसका एकमात्र साधन है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने एक नारा दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी वर्षा जल को संग्रहित करो जब भी गिरे, जहां भी गिरे, और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब उसके क्या क्या साधन हैं? सबसे बड़ा और मूल साधन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, वर्षा जल संग्रहण के लिए उसे भूमिगत कर दें हम जल को। उसके अलावा मैं बहुत जगह इस विषय पे मुझे अवसर मिला है बात कहने का, मैंने अपने दिमाग से जो बात समझी कि उसके अलावा हम तालाब या और डिगी कोई टंकी बनाएं, उसमें पानी इकट्ठा करें बरसात का, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा ही काम करेगा। उसके अलावा हम अपनी छत का जो पानी निकासी पाइप है वो नीचे आता है और गली में निकल जाता है, उसकी बजाय उस पानी को नीचे, उसके नीचे कोई ड्रम लगा दें, उसमें उसे संग्रहित कर लें। कोई जो पानी स्टोर के लिए टंकी बनी होती है वो टंकी ले लें, या टंकी का निर्माण भी कर सकते हैं और उस पानी को उसमें इकट्ठा कर लें। तो जब हम मान लो उसमें पानी इकट्ठा कर लेंगे तो उतना पानी हमने निर्माण कर लिया, उतने पानी की खपत जो हमारी वाटर वर्क्स के पानी की है वो कम हो जाएगी। उस पानी को हम बर्तन साफ करने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में, किसी भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ तक के पीने के लिए भी वो पानी सर्वाधिक अधिक उपयोगी है। बिल्कुल। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वर्षा जल प्रबंधन है, अगर उसके अलग अलग तकनीकों को अपना लिया जाए तो एक और तो जहां बाढ़ जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा, या बरसात में जो पानी सड़कों पे गलियों में भर जाता है उस समस्या से निजात मिलेगी, वहीं इस पानी का सदुपयोग भी किया जा सकेगा। तो गोयल जी, हमारा जो परंपरागत जीवन शैली रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उसमें वर्षा जल संग्रहण की बहुत से पुराने तौर तरीके भी थे। क्या अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की जो मैं बात बता रहा था
उसी में एक जो लेटेस्ट बात जो मैंने अपने दिमाग से जोड़ी कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है, कि मैं क्या करूं, तो मैं यूँ कहता हूं कि जब बरसात हो रही हो शुरू हो गई तब, या जैसे मौसम है, आप अपने घर के बड़े बर्तन, बाल्टी, टब या जो भी ऐसे बर्तन, उसको खुले स्थान में रख दें, कुछ नहीं करना। उसमें जितना पानी इकट्ठा हो गया, मान लो एक घर में 5 लीटर पानी भी इकट्ठा हुआ, तो वो 5 लीटर पानी बचा लिया हमने। वाटर वर्क्स का पानी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, उस 5 लीटर को हम काम लेंगे। और इस तरह से एक गांव में हजारों लीटर पानी हो जाएगा, एक शहर में लाखों लीटर पानी हो जाएगा, यानी एक बरसात में करोड़ों लीटर पानी हम इस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो जो पानी इकट्ठा करेंगे उसका हमने निर्माण कर लिया। जहाँ तक परंपरागत साधनों की बात है, तालाब उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है। आमतौर पे इस प्रकार से वो उसकी संरचना की होती थी कि वर्षा जल गांव का अपने आप बह करके उसमें इकट्ठा हो जाता। लोगों की एक धारणा रही है कि वो पशुओं के नहलाने के लिए काम आता है, जबकि वास्तविकता इससे और अलग है कि पशु तो लोग नहलाते ही हैं उसमें, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो वो पानी आसपास के खेतों में, बागवानी में काम आता है। और ज़्यादा जब कमी हो जाए तो लोग उसको उबाल के साफ करके पीते भी हैं। तो वो पानी का जो स्टोरेज है वो बहुत उपयोगी है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में कुंड बने होते थे। वो कुंड 3-4 अलग अलग किस्म के थे। तो एक जैसे पक्का कुंड बनाया, और उसमें मैंने देखा है कि इस तरह से छतरी टाइप से वो चारों तरफ उसके वो बना होता है, यानी जो पानी सीधा उसमें गिरेगा और भी पानी और उसमें इकट्ठा हो जाएगा। वो पानी इतना साफ रहता कि लोग उसे पीने के काम में लेते। बिल्कुल। और उसके साथ साथ और बड़े कुंड भी लोगों ने बनाए हुए थे, जिससे वो पानी बह के उसमें इकट्ठा हो जाए। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं डिग्गी या पक्का तालाब एक बड़ा क्षेत्र हो गया, वो उतना बड़ा नहीं होता। वो इतना कारगर रहा है खासतौर पे राजस्थान में, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान के कारण से बरसात बहुत कम होती, तो वो पानी उनके सालों काम आता था। पीने के लिए विशेष रूप से उसको काम में लेते थे, क्योंकि वो साफ पानी है। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को फिर से समझना और जानना होगा और अपनाना भी होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने पानी बचाने के तरीके इस्तेमाल किए, वो उनका इस्तेमाल करके आज भी हम जल संरक्षण कर सकते हैं। रमेश जी, जल संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, पानी के सावधानी पूर्वक उपयोग की बात कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि हम पानी का दुरुपयोग भी बहुत करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आमतौर पर हम सभी जाने अनजाने कर जाते हैं, उस पर रोक लगाकर हम जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तो हम उसको आसानी से खर्च करते हैं बिना ध्यान किए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी टूटी खोलते ही मिलता है, या यूँ कहें कि घरों में जो वाटर वर्क्स के कनेक्शन है बहुत जल्दी लग गए, और पानी की उपलब्धता यहाँ नदियाँ उपलब्ध होने के कारण भी ज़्यादा रहा। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद भी होता है, क्योंकि जैसे टूटी खोल ली और पानी मिल गया। मैं लोगों को समझाता हूँ ये बात कि ये टूटी खोलते पानी यदि आप इसी तरह से बर्बाद करते रहे तो नहीं मिलेगा। और इसीलिए भारत सरकार ने 2012 में जल नीति में परिवर्तन किया और घरों में जो कनेक्शन है उस पर मीटर लगाए। राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि उस पर मीटर लगाया जाए और कुछ ना कुछ चार्ज किया जाए। अब देखिए, जो पानी की 1 लीटर की बोतल हम बाज़ार से लेते हैं, मैंने देखा है कि कोई आदमी उसे जब पी के और मान लो हाथ धोने हैं खाना खाने के बाद, तो 2-4 बूंद यूँ डालेगा और हाथ मसले और साफ हो गए। वही व्यक्ति जब बास बेसिन के पे हाथ धोता है तो 3-4 लीटर पानी लगा देता है। और सबसे ज़्यादा बर्बादी पानी की हम करते हैं, एक तो टूटी खुली छोड़ के। हाथ धोते हुए जब साबुन लगा रहे हैं तो पानी की आवश्यकता नहीं है, टूटी बंद कर दें।
पेस्ट कर रहे हैं, बुश भिगोएंगे और टूटी चलती रहेगी और कुल्ले करेंगे तब बंद करेंगे। नहाते हुए बाल्टी भर गई, पानी ओवरफ्लो होके बाल्टी से नाली में जा रहा है, टूटी बंद नहीं करते। ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ हैं। केवल एक ध्यान करें कि टूटी खुली ना चले, बेकार ना चले, तो किसी इसी भी से बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल किसी भी रूप में जब हमारा ध्यान नहीं हो, हमें जल की हर बूंद को बचाना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसे व्यर्थ नहीं बहाना है। और हम अपनी रोजमर्रा की आदतों पे अगर खुद गौर करें तो हमें बहुत समझ आएगा कि हम कहाँ कहाँ पानी की बर्बादी करते हैं। कोयल जी, एक बात करें तो जल प्रदूषण ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, जिससे कि जल संसाधन बर्बाद हो रहा है। उस पर रोक किस प्रकार लगा सकते हैं हम लोग? जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं। उसमें जो नहरों में, नदियों में शहरी सीवेज का पानी जाता है, वो सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा है फैक्ट्रीज का गंदा केमिकल युक्त पानी उसमें मिलना। आज स्थिति गंगा की, जिसके जल को यूँ कहते थे कि सालों खराब नहीं होता, और लोग उसके पानी को पी के यूँ समझते थे कि बीमार भी नहीं होंगे, वो औषधि युक्त पानी समझते थे उसे। और वास्तविकता थी ये कि उसका पानी विदेशों तक में लोग लेके जाते थे। आज उसकी ये स्थिति है कि हम उसमें नहाने के लिए भी मन नहीं करता यदि वो पानी उस स्तर पे हो। अभी यूपी सरकार ने कानपुर की जो ये चमड़ा उद्योग था, उसका बहुत पानी नदी में जाता था, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। पानी अभी ये जो कोरोना काल रहा है, इसमें जो पर्यावरणविद हैं मेरे जैसे, उन्हें बहुत खुशी हुई। उसमें इतना सुधार हुआ प्रकृति में कि प्रदूषण कम फैला। और ये लोग समझते हैं कि केवल इंडस्ट्री या सीवेज के कारण ही है। हर आदमी थोड़ा थोड़ा प्रदूषण जल में करता है। जैसे हमारी एक परंपरा रही है कि हमने हवन किया, कहीं पूजन किया, मंदिर में फूल चढ़ाए, वो सब इकट्ठा करते हैं और नहर में डाल देते हैं। अब वो पानी का प्रदूषण ही है। और थोड़ा थोड़ा, अब मैं ये समझें कि जो मैंने तो 200-250 ग्राम मटेरियल उसमें डाला, दूसरे ने इतना डाला, तो इस तरह करके कई क्विंटल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खेत में जाता है, या कहीं कहीं कई बार इतना रुकावट होता है, वो पानी जो वाटर वर्क्स की डिग्गी में जाता है, उसको साफ़ करने में ज़्यादा मटेरियल लगता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार वो साफ़ नहीं होता, वही पानी पीने के लिए मिलता है। लोग इस बात को समझते नहीं है। और असल बात तो ये है कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो इस बारे में जब आंख मूंदता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि उसे जब कोई बात समझाते हैं तो वो उसे लापरवाही में लेता है। कारण कि उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पानी मिल रहा है, वो बोले बोतल खरीद के पी लेंगे। आम आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से पानी आएगा? और जो जल वैज्ञानिक हैं उनके मुताबिक 2030 तक आधी दुनिया की आबादी को पानी पीने का शुद्ध पानी मिलेगा नहीं। पानी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो शुद्ध नहीं मिलेगा। तो और शुद्ध पानी नहीं मिला तो वो बीमारी का कारण होगा। यहाँ पे अभी आपने जो कहा, हम और आप जैसे आम लोग ये मान लेते हैं कि जल प्रदूषण करना हो उसमें हमारा तो कोई रोल रहता ही नहीं है, ये शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इनसे निकलने वाला रसायन करता है। लेकिन हमें पहले इस बात को समझना होगा कि हम भी जल प्रदूषण के एक मुख्य कारक हैं। इसी के साथ में भी आपने जिक्र किया कि जल संरक्षण में जब तक हम आगे नहीं आएंगे, सरकारी प्रयास नाकाफी रहेंगे। अभी आपने बोला कि शिक्षित व्यक्ति, तो चलिए अब इसी बात को हम बढ़ाते हैं कि हमारे जो शिक्षक संस्थान हैं, चाहे वो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल हों या कॉलेजेस हों, वो किस प्रकार से आगे आकर हमारे आने वाले बच्चों को, भविष्यों को जो है हमारा देश का, उसको जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकते हैं? अभी वैसे तो सरकार के प्रयास के बावजूद ये सब विषय बनता जा रहा है। पुस्तकों में भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ रहा है। मैंने अपना जो अभियान शुरू किया वो स्कूल से किया। मेरे जब दिमाग में ये बात आई, मैंने एक लेख पढ़ा सिंपल, और उसमें 2008 की बात बता रहा हूँ,
कि 2030 में आधी आबादी को पानी नहीं मिलेगा। उस समय उस लेख में लिखा हुआ था विश्व युद्ध पानी के नाम पर होगा, ये उस लेख का विषय था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि लोगों को तो समझ नहीं है, और लेख पढ़ते कितने लोग, अगर पढ़ते हैं तो उसको समझते कितने लोग हैं। तो मैं क्या कर सकता। इस भाव को मैंने 2-3 दिन में मेरे को ये अंदर से उत्तर मिला कि विद्यार्थियों के माध्यम से ये बात लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती है। और मैंने स्कूल में पानी का महत्व क्या है, उसकी कमी के कारण क्या है, हम बर्बाद कैसे करते हैं, छोटे छोटे उपायों से हम उसे बचा कैसे सकते हैं, तो ये बात जब समझ आए तो उसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से 100% लोग नहीं मानते उस बात को, लेकिन कुछ प्रतिशत तो मानते हैं। अब तक मैं स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, कॉलेज के अलावा टीवी, मीडिया, अखबार या और जो मीडिया हैं उनके माध्यम से मैं समझता हूं कि 1 करोड़ लोगों तक 13 साल में मैंने अपनी बात पहुंचा दी। यदि 1% लोगों ने भी उसे एक्सेप्ट किया हो, और मेरे को जो फीडबैक मिलती है उससे लगता है कि लोग एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल, तो 1% लोगों ने भी मान लिया और एक आदमी ने पानी बचाना। मैं ये कहता हूं कि हाथ धोने में यदि आपने टूटी बंद कर दी साबुन लगाते समय और 1 लीटर पानी बचा लिया, बिल्कुल, तो एक शहर में लाखों लीटर पानी एक दिन में बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो वो आपने। विद्यार्थी जब अपने घर में जाके इस बात को समझाएगा तो उसका असर पड़ेगा, और विद्यार्थी का मन चिंतनशील होता है और उसमें कई कार्यकर्ता ही बन जाते हैं। बिल्कुल, तो हमें ये भी मानना होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे युवा और बच्चे, उन्हें भी हमें इस पावन जल संरक्षण के मिशन से जोड़ना होगा। गोयल जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप अपनी जल चालीसा के 2 पंक्तियों के साथ संक्षिप्त संदेश देंगे। एक तो उसमें है, धन संचय तो करते हैं सब, जल संचय भी हम कर लें अब। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। और आखिरी दुआ है, जो आपने बात कही कि पुराने हमारे जो परंपरागत साधन हैं, तो जो जल संरक्षण के, जल स्टोरेज के साधन हैं, कुएं, नदियां, बावड़ी, जबलों जल भरपूर, तबलों जीवन सुख भरा, बरसे चहुं दिश निउर। जल बचाव अभियान की मन में लिए उमंग, आओ सब मिलकर चलें रमेश गोयल के संग, रमेश गोयल के संग। बहुत बहुत बढ़िया रमेश गोयल जी, आज आप स्टूडियो में आए और आपने हमें जल जीवन मिशन और जल संरक्षण पर इतनी गहन और रोचक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जल संरक्षण केवल सरकार की या कुछ संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी बनती है आपकी और हमारी हर आम जन की, क्योंकि अगर जल की कमी रही तो उसका सामना हम सभी को करना होगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, निभाते हुए इस जल जीवन मिशन में हम जो भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उसे जरूर निभाएं।